वेलकम एवरीवन टू फाइनेंशियाना। मैं ओम आपको इस क्लास में इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। इसके आगे की क्लासेस में पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कि इनकम क्या है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अब सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सारे सेक्शन 2 में डिफाइन होते हैं। सो आपको ये सेक्शन सबसे इजीली याद हो जाएगा। आप एग्जाम में अगर उसको चमकाना चाहते हैं कि हाँ मेरे को सेक्शन भी याद है, तो आप कम से कम सेक्शन 2 तो आंख बंद करके कोट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कोई डेफिनेशन की जरूरत पड़े आप लिख सकते हैं कि सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टेट्स दिस। सो यहाँ पे भी, यहाँ डेफिनेशन की बात आई, वहाँ आ गया सेक्शन 2। अब आगे देखते हैं कि इनकम होता क्या है। बेसिकली आप इनकम 5 हेड्स में डिवाइड किया हुआ है जो हम आगे देखेंगे। तो वो 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला सैलरी, सैलरी से हमारी इनकम आती है। उसके बाद होता है अगर आपका कोई घर है उससे कोई रेंट आ रहा है, दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है कि आपका कोई बिजनेस है उससे पैसा आ रहा है, वो हो गया। चौथा होता है कैपिटल गेन, यानी कि कुछ चीज़ आपने बेची उससे आपका फायदा हो गया। घर बेचा या किसी ने ज्वेलरी बेची या कुछ भी चीज़ बेचा उससे अगर कुछ फायदा हो गया, वो हो गया आपकी इनकम। और चौथा जो बाकी सारे रह गए वो सारे अदर सोर्सेज होते हैं। सो अभी यहाँ पे इस डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 24 में इनकम की डेफिनेशन दी गई है। एंड ये इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव फॉर्म में दी गई है, यानी कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इनकम में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आता है सैलरी। तो अगर मैं सैलरी यहाँ देखूँ तो ये रहा सैलरी का पार्ट। कोई सा भी बेनिफिट या कोई भी वैल्यू या कोई सा भी इंक्लूडिंग की सैलरी जो सेक्शन 17 में टैक्सेबल होती है, वो सैलरी के नाम पे आपको जो भी अमाउंट मिला हो, दैट ऑल इनकम, दैट ऑल अमाउंट कम्स अंडर परव्यू ऑफ इनकम। तो अगर आपको सैलरी से कोई सा भी अमाउंट मिला हुआ वो आपकी इनकम होती है। इसके बाद है दूसरा जो मैंने आपको बोला था वो था हाउस रेंट। हाउस रेंट इस एग्जाम्पल में हमारे पास नहीं है, बट हाउस रेंट हमारा टैक्सेबल होता है, वो हमारी इनकम का फॉर्म पार्ट करता है। थर्ड इज प्रॉफिट एंड गेन्स, जो कि हमारा बिजनेस से हो रहा है। वो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स जो कि हम बिजनेस करके कमाते हैं। तीसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो था कैपिटल गेन का, यानी कि हमने कोई ज्वेलरी बेची, कोई घर बेचा या कुछ भी बेच के जो हमारा फायदा हुआ, वो सारे ये कैपिटल गेन में आ जाते हैं। इसके बाद था अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिविडेंड, इसके बाद लॉटरी से हम कोई जीत गए, लॉटरी हो गया हमारा, या हम जैसे आजकल ये चल रहा है गेम बहुत ज़्यादा, ड्रीम इलेवन, जहाँ पे हम टीम बनाते हैं और पैसे कमाते हैं, तो वो गेम भी हमारी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। ये रहा आपका अदर गेम ऑफ गैम्बलिंग, इसके अंदर वो फॉल कर जाता है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए आपको कोई सब्सिडी मिली सरकार से, या कोई आपने सपोज किसी स्कीम में आपको कोई पैसा मिल रहा है, या कोई आपने कुछ भी जीता, अवार्ड्स जीते, तो वो आपके अदर इनकम में इसके अंदर टैक्सेबल हो जाते हैं। सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव जो कि हमने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए हों, या स्टेट गवर्नमेंट से लिए हों, या कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लिए हों। कभी कभी स्कूल वगैरह से भी पैसा आता है, आईआईटी से आपको जैसे मेरे को एक बार मिला था 20,000 का, एक कंपटीशन में मैं जीता था आईआईटी से। इसके अलावा कोई और असिस्टेंट जो कि सब्सिडी की फॉर्म में सरकार हमें देती है, वो भी हमारी इनकम का पार्ट करता है। इसमें से एक पॉइंट जो अभी रह गया है वो है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट। यानी कि कोई ट्रस्ट हो सकता है, वो ट्रस्ट मंदिर का ट्रस्ट हो, हॉस्पिटल का ट्रस्ट हो, स्कूल का ट्रस्ट हो, अगर उसको कोई भी जाके दान देता है तो वो इनकम भी उन लोगों की इनकम मानी जाती है। सो क्रक्स ये है कि आप कुछ भी कमाओ, सारी चीजें आपकी इनकम है। टैक्स लगेगा या नहीं ये इसके बाद देखेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी इनकम जैसे आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम पे बोलते हैं कि वो एग्जम्प्ट है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकम ही नहीं है, इनकम होगी वो हमारी, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये आगे लिखा हुआ है। अब यही देखते, तो आप कुछ भी कमाइए सब इनकम है।
अगला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं ये दोनों। प्रीवियस ईयर एक नाम से अगर आपको तुक्का मारने को मिले और किसी ने ना पढ़ा हो तो प्रीवियस ईयर यानी कि पहले आएगा, यानी कि पिछला साल। असेसमेंट ईयर आपको इसका आइडिया नाम से नहीं पता चलेगा, जस्ट मैं आपको बताता हूँ वैसे कि असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें असेस कर रहे हैं हम अपनी इनकम, एंड इस साल में हम असेस करके टैक्स दे रहे हैं उस अमाउंट पे। तो अभी जैसे यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर हो गया उसका पिछला साल, उसके पिछले साल में हमने पैसा कमाया होगा। अब इसका नॉर्मल यहाँ पे अब ये देख लेते हैं एग्जांपल या क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, तो ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल ईयर होंगे, ये दोनों ही असेसमेंट ईयर हो या फिर प्रीवियस ईयर हो, दोनों फाइनेंशियल ईयर होंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल हमने पैसा कमाया। तो सपोज आज अगस्त 2023 चल रहा है अभी, इस साल इस महीने की जो मेरी सैलरी आएगी उसका टैक्स मैं अगले साल दूंगा। तो अगला साल हो जाएगा मेरा करंट मंथ के लिए असेसमेंट ईयर, और ये जो साल अभी चल रहा है ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। और एक बेसिक डिटेल और भी अगर कुछ लिखने को हो तो प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर से पिछला साल ही होता है प्रीवियस ईयर। और जैसे इस वाले एग्जांपल में अभी फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का जो साल है वो करंट मंथ की सैलरी के लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा। 2024 अप्रैल से 2025 मार्च तक असेसमेंट ईयर रहेगा मेरा वो। इसी असेसमेंट ईयर में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं, हम सारा टैक्स पे करते हैं। सो ये यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज कंप्यूटेड, हमने टैक्सेस इस महीने में इसी साल में कंप्यूट करेंगे, एंड टैक्स इज पेड देयर ऑन, उस पर टैक्स भी देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगला वही जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, कि एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में क्या जानते हो, क्या क्या प्रोविजन है, सारी चीज़ें लिख दो। अगेन जैसे ही कोई सी भी डेफिनेशन आपके एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में चीज़ें आई, सबसे पहले सेक्शन 2 आ गया, क्योंकि इसको डिफाइन करना है। डेफिनेशन की बात आ गई, सेक्शन 2 आ गया। सो सेक्शन 2, आप सिर्फ इतना लिखना ब्रैकेट में 1A या जो भी है वो जो क्लॉज है, आप वो नहीं भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कि चलो ठीक है इस बंदे को कम से कम सेक्शन तो पता है। तो सेक्शन 2 डिफाइन करता है एग्रीकल्चरल इनकम को, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला, एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। तो किन तीन चार चीज़ों से हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम हो। कोई आपकी मान लीजिए खेत है, वो खेत पे आप खुद खेती कर रहे हो, उससे आपका फसल आया, फसल आके आपने बेच दिया, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ या जो भी आपने पैसा कमाया वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम लैंड हो गया। सो ये आपका कवर हो जाता है इस वाले पार्ट। ये हो गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम लैंड सिचुएटेड। और ये याद रखना कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो हमेशा इंडिया में स्थित या इंडिया के अंदर वाली ज़मीन पे होना चाहिए। आप अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपकी नेपाल से आ रही है या कहीं बांग्लादेश से आ रही है या कहीं भी भूटान से आ रही है, किसी भी दूसरी कंट्री से आ रही है, क्योंकि आपने वहाँ पे ज़मीन खरीदी हुई है, वहाँ पे आप खेती करते हो या किसी और से करवाते हो, तो वो आपकी इनकम एग्जम्प्ट नहीं होगी। एग्जम्प्ट होने के लिए वो ज़मीन इंडिया में ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया के बाहर किसी भी ज़मीन पे आप एग्रीकल्चरल इनकम करो या कुछ भी करो, कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो एक आपका तरीका ये हो गया कि आपकी एक ज़मीन है खेत वाली, उसमें आप खेती करते हो, जो भी प्रोडक्ट निकला, गेहूं या कोई सब्जी उगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, वो बेच के जो भी पैसा कमाया, एक ये हो गया आपका एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद है रेंट। आप यहाँ पे देखोगे तो ये रेंट की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। एंड रेंट कैसे हो गया, आप उससे रेंट कैसे कमाओगे। आपकी कोई खेत है, आपने आपके बहुत सारे लोगों के घर में ये होगा कि वो खेत आपके पेरेंट्स ने किसी को दे दिया है कि आप इस पे खेती करो। वो खेती या तो आप महीने का या साल का इतने रुपए मेरे को दे देना, जैसे कि हमारे यहाँ पे घर रेंट पे मिलता है वैसे ही वो भी रेंट पे जाता है गाँव में। एक तरीका तो ये होगा कि आप मेरे को पैसे दे देना साल साल के। दूसरा ये होता है कि आप आधा आधा कर लेंगे, उसमें जो भी हमारे पास साल भर में जो भी उपज हुई वो उपज को, या सपोज कि 500 किलो गेहूं उसमें उपज हुई, तो वो 500 में से 250 किलो मेरा हो जाएगा, 250 किलो जिस बंदे ने मेहनत करी सारी चीज़ें करी उसका हो जाएगा, 50-50।
या जो भी रेशियो में आपको बांटना हो। तो एक तरीका ये होता है। फिर ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्लियर, ये वाला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर कोई उसी लैंड पे कोई दूसरी तरह से आप कोई इनकम, सपोज कि ये यहाँ पे आ गया इनकम फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, ये तो हमने कवर कर लिया है। देन इसके बाद है सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, ये वाला हो गया। रेंट इन काइंड मैंने आपको बता दिया कि हमने उससे बोला कि जो भी आप उपज करोगे वो आधा आधा कर लेंगे। आधा आया मेरे पास 250 किलो का गेहूँ, वो मैं मार्केट में जाके बेच आया, सपोज 30 रुपए के किलो के हिसाब से 7,500 या 75,000 रुपये जो भी बनता है वो बन गया मेरा, मैं ले आया घर पे, तो वो 75,000 रुपये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और सेल बाय कल्टीवेटर, अब कल्टीवेटर कौन हो गया, जिसको आपने किराए पे दिया। अब आधा 250 किलो तो उसके पास भी गया वो गेहूं, वो 250 किलो जाके मार्केट में बेच आएगा, उसके पास भी 75,000 रुपये आया, तो वो उसकी इनकम में आ जाएगा और वो उसकी भी एग्रीकल्चरल इनकम आएगी। ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद है कि इनकम डिराइव्ड बाय सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी। तो आपने कई जगह देखा होगा कि नर्सरी में वो लोग छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, वो जाके बेच देते हैं। तो वो जो बेचते हैं वो वाली इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं इस पे कोई पॉइंट रह गया हो तो आप बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है। सो पार्शियल इंटीग्रेशन सबसे पहले देखते हैं कि ये पार्शियल इंटीग्रेशन की इवन ज़रूरत भी क्यों पड़ी थी। तो इसका जो मेन रीज़न है कि ये क्यों है यहाँ पे इज़ कि क्योंकि टैक्स वगैरह जो है ना वो हमने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भैया ये एग्रीकल्चरल इनकम जो है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और चाहे आप जैसे करके जितना अर्न करो इस पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इस चीज़ को क्योंकि सरकार चाहती थी, उनका ऑफ कोर्स इससे टैक्स कम आएगा, तो उनको उनको कोई सी भी सरकार ये नहीं चाहेगी, इवन कोई आदमी भी नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा जो मेरे पास आ रहा था वो चला जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक कर दिया, ताकि उनके पास कम से कम, ठीक है कि मेन इनकम पे कोई आपके टैक्स ना लगे, लेकिन जो इसके अलावा अगर आप कोई और, सपोज कि कोई आदमी है जो कि खेती भी करता है, उसके साथ साथ एक बिजनेस भी है उसका, तो उसकी बिजनेस वाली इनकम पे मैं ज़्यादा परसेंट यानी कि टैक्स का परसेंट 30% ले लूँ सीधा। तो ये एक तरीका है जिससे कि वो जो टैक्स का परसेंटेज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि वो कैसे बढ़ता है। सो पार्शियल इंटीग्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि इवन कोई टैक्स नहीं है एग्रीकल्चरल इनकम पे, बट अगर एसएससी का कोई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, यानी कि सपोज उसके साथ कोई बिजनेस भी कर रहा है और एग्रीकल्चरल इनकम भी है, यानी कि वो खेती भी कर रहा है, अगर वो दोनों की दोनों इनकम लेके बैठा हुआ है, तो उस केस में उससे हमें ज़्यादा टैक्स लेना है। ये हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे। क्या, यहाँ अगर आप देखोगे, इट एम्स एट टैक्सिंग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि जो इनकम जो नॉन एग्रीकल्चर वाली है उसको हम हायर रेट्स पे टैक्स करना चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है। ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, एच यू एफ इंडिविजुअल्स, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लोग क्या क्या होता है। इंडिविजुअल तो खैर इंसान होते हैं, एच यू एफ को आपको पता होगा, ए ओ पी बी ओ आई क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी स्लाइड में है। सो पार्शियल इंटीग्रेशन का आपको करीब करीब मतलब समझ में आ गया कि ये क्यों लगाया जाता है। हम टैक्स, इसका अभी कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे ये इसके अगले स्लाइड में है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि वो लोग जो एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी करा रहे हैं, मैं खेती भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं ज़्यादा रेट से टैक्स दूँ गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट का प्लान था, इसलिए उन्होंने ये नया स्कीम लेके आए पार्शियल इंटीग्रेशन। हालांकि लॉ में पार्शियल इंटीग्रेशन करके कुछ बोला नहीं गया है, बट ये जस्ट एक नाम है जो यूज़ किया जाता है टैक्स प्रोफेशनल्स द्वारा। अब देखते हैं कि ये कब एप्लीकेबल होगा, इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन्हीं लोगों पे होगा। यहाँ पे एक बार और क्लेरिफाई किया हुआ है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्म्स, एल एल पी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा। नाउ एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस जो इसके अलावा हैं, और क्या क्या चीज़ें देखनी है कि अगर मेरे पे एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूँ आज, तो मेरे को क्या क्या देखना पड़ेगा कि ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेरे पे एप्लीकेबल है या नहीं, तो देखते हैं अब यहाँ पे।
सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि जो मेरी खेती से जो इनकम आ रही है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सबसे पहला ये पॉइंट हो गया। अब नाउ फर्स्ट पॉइंट इज डन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि जो मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, यानी कि खेती के अलावा वाली इनकम है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है भाई? तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का टेबल ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्लियरली ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ये हमारी एज के हिसाब से दिया हुआ है। तो अगर मैं 60 साल से कम का हूँ तो 2.5 लाख रुपए होती है। 60 से 80 हूँ, यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, तो 3 लाख रुपए। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि 80 क्रॉस कर गया हूँ तो 5 लाख रुपए। अग तो दो कंडीशंस आपको याद हो गई। एक तो इंडिविजुअल, तीन कंडीशंस हो गई एक्चुअली हमारे लिए। एक तो इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बीओवाई होना चाहिए। दूसरा कि एग्रीकल्चरल इनकम मेरी 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि खेती के अलावा जो मेरी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जम्पशन लिमिट आप याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। तो अगर ये तीनों कैटेगरी में मैं फॉल कर गया तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा पार्शियल इंटीग्रेशन। अब पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो गया तो मैं क्या करूं? उसका मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इम्पैक्ट ये है कि आप जो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हो उससे थोड़ा सा अलग होगा आपका टैक्स कैलकुलेशन। तो कैसे होगा टैक्स कैलकुलेशन? सबसे पहले पहला वाला पॉइंट, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बोलता है कि हम सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि जो मेरी बिजनेस से या कोई दूसरी इनकम है वो, प्लस नेट एग्रीकल्चरल इनकम, उन दोनों को जोड़ देंगे टोटल इनकम इस वाले में। यानी कि हम यहाँ पे हमें ये ऐड करना है, यानी कि हमें यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करना कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे स्टेप 1 में हम नॉर्मल मानेंगे कि इस पे भी टैक्स लग रहा है, इस पे भी टैक्स लग रहा है, सारे सब पे ये मान के हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आ गए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पे और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसमें ऐड कर देंगे। सपोज अगर आपकी जो एज है वो से 60 साल से कम है तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अगर आपकी इनकम, आपकी एज जो है वो 60 से 80 के बीच में है तो वो 3 लाख हो जाएगा, 80 से ज़्यादा है तो वो 5 लाख रुपए हो जाएगा। और उसमें आपको ऐड करना है एग्रीकल्चर इनकम, उस पर नॉर्मल आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ये दोनों आपने कैलकुलेट कर दिया। अब एक्चुअल में मेरे को कितना टैक्स देना है वो स्टेप 3 से पता चलेगा आपको। स्टेप 3 में हमने यहाँ क्या किया हुआ है? सबसे पहले हमने यहाँ टैक्स पेबल निकाला, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक्स अमाउंट आ गई और यहाँ पे स्टेप 2 में आया मेरे पास वाई अमाउंट। तो अब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स माइनस वाई आ गया ये सबसे ऊपर। ठीक है। अब उसमें से हमने रिबेट माइनस कर दिया। रिबेट आपको आगे मैं बताऊंगा अगली क्लासों में कि रिबेट क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है और सेस क्या होता है। बट ये एक बेसिक आइडिया है जिससे आपको पार्शियल इंटीग्रेशन पे कैसे करके इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, कितना टैक्स पेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पर्सन कौन होता है? तो इनकम टैक्स में असेसी वही होगा जो पर्सन होगा। और तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं पर्सन हूँ या नहीं। सबसे पहले ये देखूंगा पर्सन हूँ तो क्या मैं असेसी हूँ। अगर मैं असेसी हूँ तो मेरा, उसके बाद देखूंगा कि फिर मेरा को टैक्स देना है नहीं देना, कितना बन रहा है या क्या सीन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पर्सन हैं या नहीं है। अगेन डेफिनेशन की बात आ गई तो सेक्शन 2 पधार गए। ये आ गए हमारे सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूसिव हमारी डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले इंडिविजुअल, यानी कि मैं और आप तो पहली लाइन में ही आ गए भाई। दूसरा है एच यू एफ। अगर मैंने कोई एच यू एफ फॉर्म करी, आपको पता है एच यू एफ क्या होता है, जो सेक्शन जो चैप्टर 11 में हमने पढ़ा हुआ है। चैप्टर 11 नहीं, क्लास 11 सॉरी। इसके अलावा कंपनीज, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स जो होती हैं, या एलएलपी भी इसी में इंक्लूड होता है। यहाँ पे जब मैंने फॉर्म बोला इट मीन्स एलएलपी। इसके अलावा एओपी और बीओआई, लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता कि एओपी क्या है, बीओआई क्या है, नाम से ही कंफ्यूजन चल रही होती है। आपके ईज के लिए बता देता हूँ, बहुत ईजी है। एओपी में हमारे पास क्या वर्ड है? एसोसिएशन, यानी कि लोग बहुत सारे मिलके आए, एंड ऑफ पर्सन्स,
यानी कि पर्सनों पर्सन्स का संघ। पर्सन में कौन कौन आता है, ये सारे लोग, है ना। बट तो यानी कि एओपी में कोई कौन मेंबर हो सकता है, ये सारे लोग, चाहे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एक दूसरी एओपी भी एक एओपी में पार्टनर हो सकती है या मेंबर हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकता है, और कोई जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सारे के सारे लोग एओपी में पार्ट मेंबर हो सकते हैं। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल होंगे, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे बीओआई में। क्लियर। लोकल अथॉरिटी जैसे कि हमारी डीडीओ हो गई, कोई लोकल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट की कोई बॉडी, जैसे डीडीओ हो गई सरकारी बॉडी, बीएमसी या बॉम्बे में, या अलग अलग जगह पे अलग अलग। एंड दिस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो पर्सन होता है जिसपे हम केस कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, हु इज एन एसएससी। हम पर्सन तो बन गए, देखते हैं अब एसएससी हैं या नहीं। सो अगेन डेफिनेशन की बात आई और सेक्शन 2 पधार गए। अब देखते हैं कि एसएससी के ट्रैप में हम फंसते हैं या नहीं। एसएससी कौन होता है। एसएससी मीन्स अ पर्सन जिसको कोई, सबसे पहले आप एसएससी यानी कि इनकम टैक्स वाले को आपसे कोई लेनी देनी हो गई है अब तो भगवान करे कि आप सबकी इनकम इतनी हो कि आपको बहुत सारा टैक्स भी देना पड़े। बट अब आगे देखते हैं कि एसएससी कौन होता है। एसएससी यानी कि कोई एक इंसान जिसको टैक्स देना हो या कोई फाइन या पेनल्टी देनी हो। तो टैक्स का तो आप लोगों को पता होगा, फाइन या पेनल्टी कैसे हो गई, जब मेरे को टैक्स ही नहीं देना तो फाइन या पेनल्टी कहाँ से आ गई। आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि इनकम टैक्स को आधार से लिंक कराने का लास्ट डेट था 31 मार्च 2023। वो अभी अगर हम 31 जुलाई तक करवा रहे थे, यानी कि कल तक, आज 1 अगस्त जिस दिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे एक दिन पहले तक अगर आपने ये काम करवा लिया तो आपके पास फाइन है 1000 रुपए का। आज और आज के बाद अगर आप करवाते हो 5000 का फाइन है। यानी कि आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है लेकिन फाइन देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो दिस इज अ फाइन, यानी कि कोई अदर सम ऑफ मनी जो कि पेबल है अंडर। तो यानी कि एसएससी, ये दोनों आपको क्लियर हो गए। तीसरा कि एसएससी जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू कर दिया हो, वो भी एसएससी की डेफिनेशन में आता है। तो अगर कोई ये पूछता है कि भाई मैं तो मेरे को टैक्स नहीं देना था, मेरे को कोई फाइन नहीं देना था, तो फिर मेरे खिलाफ कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ क्यों नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है वो बहुत सारे रीजंस के वजह से करता है। कई बार उनको अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज आप कोई ज्वेलरी की दुकान है आपकी, और वो आप इंडिविजुअल के नाम से चला रहे हो, साल भर में कोई सेल नहीं हुई, एक ही आदमी आया था वो 2.5 लाख रुपए की सेल करके गया है, 5 लाख रुपए की सेल करके गया, जिसमें आपका जो प्रॉफिट था वो 2.5 लाख रुपए था। तो आपको टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख रुपए से आपने कम कमाया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि जिस आदमी ने आपसे सामान खरीदा था वो आदमी जो है उसने अपनी इनकम ठीक से नहीं बताई, या गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस आदमी से हमें ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो उस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए आपको नोटिस इशू कर सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आप बताओ कि इस आदमी ने, इस पेन वाले बंदे ने, इस नंबर, ये नंबर जो पेन है जिसका, इसने आपके यहाँ से चीज़ें खरीदी थी, अगर हाँ तो क्या खरीदा था, कितने का खरीदा था, पेमेंट कैसे करी थी, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और बहुत बार पूछी भी जाती हैं। और इसके अलावा भी केस होते हैं जो इसके नीचे ही आप देखोगे कि डीम्ड टू बी एन एसएससी, कि इनकम टैक्स मान लेता है कि आप एसएससी हो। ऐसे कैसे मान लेगा, देखते हैं जरा। सो ये वाला केस हो जाएगा डीम्ड टू बी एसएससी जो अभी हम देखने वाले हैं। डीम्ड टू बी एसएससी ये हो गया कि आपने कोई इनकम नहीं कमाई, लेकिन कुछ कुछ हुआ इन बिटवीन ईयर जिसके चक्कर में आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि टैक्स आपको देना है। ऐसे कैसे हम देंगे भाई जब हमने कमाया ही नहीं। तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल इसी के नीचे दिया हुआ है। ये है हमारे एग्जाम्पल इस केस के लिए कि सपोज कोई आदमी अपनी विल में आपका नाम लिख के चला गया कि जी मेरी 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और ये मैं सपोज राहुल नाम का एक लड़का है उसको मैं दे दूंगा। अब राहुल तो खुश भैया कि अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन उस आदमी ने उस साल में मानो कि 30 लाख रुपए कमाए थे, तो उस पे टैक्स कौन देगा। वो आदमी तो चला गया, वो तो निकल गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो अब ये जो टैक्स है वो राहुल देगा भैया।
ये सरकार आएगी, राहुल को बोलेगी कि भैया तू उसका पैसा खा रहा है तो उसका टैक्स भी तो देगा। जिसने, जैसे कि अगर कोई आदमी आपको आ जाके बोल जाए कि आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी, तो उसके साथ जो उसके कर्जे हैं वो भी आपके ही होते हैं भाई। एंड दूसरा केस, अगर आप 18 साल से कम के हो और आजकल के सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया स्टार्स है, जो छोटे छोटी एज में जो लोग टिकटॉक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ें बना रहे हैं, हालांकि टिकटॉक तो बंद हो गया अब, तो वो लोग जो इनकम कमाते हैं अगर वो 18 साल से कम के हैं तो उनके पेरेंट्स को टैक्स देना होता है, उन लोगों को टैक्स नहीं देना होता उनकी इनकम पे। सो उस केस में उनके पेरेंट्स अगर ना भी कमा रहे हो तो भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया डीम्ड टू बी एसएससी, यानी कि गवर्नमेंट ने मान लिया कि ये हमारा एसएससी है, इससे पैसे लो। इसका अगला है एसएससी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी कि गलती कर दी है आपने, है ना। सो अब देखते हैं कि जब ऊपर तक मैं अभी तक किसी में फॉल ही नहीं करा कि ना ही मेरे को टैक्स देना है, ना मेरे को किसी का कोई फाइन लग देना है, ना ही कोई और मेरे को पैसा दे के गया है, ना ही कोई मेरा बेटा ऐसा है जो कमा रहा है, या तो उस केस में क्या होगा, मैं कैसे फिर डिफ़ॉल्ट पे आ गया। उस केस में आप डिफ़ॉल्ट पे आए क्योंकि आपको कोई आईटीआर, या आपने कई बार देखा होगा कि बैंक वालों में बोला जाता है कि 50,000 या 1 लाख रुपए, 50,000 से ज़्यादा आप जब भी कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करने जाओगे आपसे पैन नंबर मांगा जाता है। वो पैन नंबर फिर वो बैंक वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। अब सपोज़ कि इनकम टैक्स ने बैंक वालों ने रिपोर्ट ही नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उस केस में क्या होगा, उस केस में वो लोग बन जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, क्योंकि उनका काम था, उनका ऑब्लिगेशन था इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दें, उन्होंने नहीं दिया। तो अब नहीं दिया तो अब सजा तो भुगतेंगे, वो हो गए डिफॉल्टी। अब उन पे आएगा नोटिस, तो वो भी एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन कि बहुत सारे केसेस ऐसे, अभी जैसे ऊपर में ही हमने देखा कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें कि इनकम टैक्स मैंने मैंने पैसा कमाया नहीं, या 2.5 लाख रुपए से कम कमाया, फिर भी गवर्नमेंट आके बोल दिया कि भैया मेरे को टैक्स दे। ऐसे कैसे? तो अब देखते हैं कि क्यों। जनरली क्या होता है, अब वो कैसे केसेस में हो जाएगा, जनरली क्या होता है कि असेसी मीन्स कि वो आदमी जिसने असेसेबल इनकम कमाई हो, यानी कि इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा बनाया हो, या कोई भी इनकम कमाई हो, जनरली ये मतलब होता है। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, जैसे अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई आदमी जाते जाते आपका नाम लिख गया अपनी उसमें विल में कि मेरी सारी प्रॉपर्टी इस आदमी को दे दो। आपके बल्ले बल्ले तो हो गए, साथ में टैक्स भी तो दे के जाओ। दूसरा, आपका कोई बच्चा है जो 18 साल से कम का है, तो वो आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, वो आपका जो बच्चा है, तो उस केस में उसके बदले का टैक्स आप दोगे। अगला है असेसियन डिफॉल्ट। इसकी भी कहानी अभी हमने देख ली कि वो फॉर्म नहीं दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मांगा था गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो आप नहीं दे पा रहे। तो उस केस में फिर आप असेसी बन जाओगे, आपके ऊपर नोटिस आ जाएगा, आप सारी चीज़ें उसके बाद चलेंगी कहानियाँ। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। आई नो थोड़ी सी लेट हो गई है, क्लास करीब आधे घंटे की हो गई। सो एनी केस दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर दिस। इसके आगे का जो पोर्शन है यहाँ पे बेसिक जो है वो ख़त्म नहीं होगा, इसके आगे के कुछ और पोर्शंस भी रह गए हैं, वो इसकी अगली क्लास में देखेंगे, जो कि कुछ 2-4 दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। एनीवेज, अभी हम देखते हैं कि जब हमने आज दूसरी तीसरी साइड में देखा था कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, उसमें मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर में हम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का अगला होता है। अब यहाँ क्या है कि इनकम टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, यहाँ पे तो उल्टा हो गया कि भैया यहाँ तो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है आपको, ये कहानी तो उल्टी हो गई। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस ही हैं। 99% केसेस में इनकम टैक्स हम अगले साल ही देते हैं। ये कुछ 5 केसेस हैं जो यहाँ पे अलग से लिखे हुए हैं कि इस केस में तो आपको साथ साथ ही गवर्नमेंट मांग लेगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को लगता है कि आज ये बंदा अगर यहाँ से भाग गया तो फिर मैं टैक्स किससे लूंगा, मैं तो तेरे पीछे घूमता तो चलूंगा नहीं भाई कि तू पैसा दे पैसा दे। और मैं कितना फॉलो अप करूंगा, पता चला 50,000 रुपये का मेरा टैक्स बन रहा है और मैं तेरे आगे पीछे घूमने में या बंदा भेजने में तेरे पीछे 1 लाख रुपए लगा दिया, तो ऐसा कुछ थोड़ी ऐसा तो कुछ थोड़ी करेगी गवर्नमेंट। तो देखते हैं कि अभी ये 5 केसेस कौन से हैं। इसके साथ साथ मैंने सेक्शन भी मेंशन कर दिए हैं। बहुत कंपलसरी नहीं है आप लोग ये याद करें सेक्शन। एक सेक्शन 2 याद कर लेना बहुत इजी है, इनकम टैक्स एक्ट का साल याद कर लेना, ये बहुत इजी है। इसके अलावा एक आध जो, मतलब मैं मुश्किल से 10 सेक्शन बता दूंगा, आप इतना पढ़ लेना, वो जो अगर याद करना हो बहुत ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा तो इतने की ज़रूरत है नहीं वैसे। सो एनीवेज, अब 5 केसेस
कि सेम ईयर में हमें टैक्स देना है। सबसे पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी कि कोई बाहर का बंदा है और वो बंदा इंडिया में जहाज लेके आता है, यहाँ से पैसे कमाया उसने, जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ सामान दूसरी देश भी लेके जाएगा, तो यहाँ के लोगों ने उसे पैसा दिया, उसमें कुछ प्रॉफिट भी होगा उसका, तो वो कमाया, वो निकल गया। अब सरकार क्या करे, भैया ये तो पैसा ही नहीं मिल रहा मेरे को, वो आया, वो पैसे लिया, वो लेके निकल गया, अब ऐसे में क्या करे? तो सरकार क्या करती है कि आज अगर तेरा जहाज यहाँ पे आया है इंडिया में, निकलने से पहले अपना जितना भी तेरा प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा जो भी, उस पर टैक्स दे के जा, निकलने से पहले। तो सेम ईयर में यानी कि हमें टैक्स देना पड़ रहा है। दूसरा है पर्सन ऑफ इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, कोई इंसान है इंडिया छोड़ के जा रहा है, अब गवर्नमेंट क्या उसके पीछे चक्कर मारती रहेगी कि भाई अब टैक्स दे दे, ये दे दे, वो दे दे, नोटिस देगी तो कहाँ पे देगी वो? इंडिया से बाहर वो सुनेगा ही नहीं, सब सब विजय माल्या बन जाएंगे फिर ऐसे तो इसलिए 174 में कोई सा भी इंसान अगर इंडिया छोड़ रहा हो तो उससे पहले उससे, और ये लगता है गवर्नमेंट को कि अब ये नहीं आएगा आदमी वापस, तो उस केस में जाने से पहले उसको बोलेंगे सारा टैक्स दे के जा। तीसरा, इनकम ऑफ बॉडी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया ये कैसा केस हुआ कि मान लो दो कंपनियां मिली, उन्होंने बोला कि ना आज हमको हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है गंगा के ऊपर पुल बनाना है, गंगा जी के ऊपर। तो पुल बनेगा, उसके बाद वो बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी, बॉडी डिसॉल्व हो गई, सबने पैसा गवर्नमेंट से ले लिया, उन्होंने पैसा कि इतने रुपए में लो जी हमने काम कर दिया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद टैक्स देने की बारी आई तो सब बोल रहे हैं कि वो देगा वो देगा। इसलिए इन लोगों को बोला जाता है कि अगले साल मेरे को कुछ नहीं देखना है, आज तुम्हें पैसा मिला, तुम 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा पैसा देके खत्म करो, 2 महीने बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे घूमने कि ये पैसा दे दो वो पैसा दे दो। तो ये हो गया हमारा इनकम ऑफ बॉडी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि किसी 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए हमने कोई बॉडी फॉर्म करी थी, या कोई छोटे टाइम के लिए। इसके अलावा है इनकम ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, वो पैसा कमाने के बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं सारा प्रॉपर्टी बेच के एंड अगेन या तो बाहर चला जाऊंगा या कुछ भी करूंगा, वो पैसा मैं किसी को दे दूंगा ताकि उस पर मेरे को टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी टैक्स लेने के लिए, मेरी सारी प्रॉपर्टी बेचेगी या चीज़ें बेचेगी, यही होगा ना। बट यहाँ पे क्या केस है कि हम मैं सारी चीज़ें बेच के मैं दान करके निकल रहा हूँ, ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलेगी ना भैया ना, पहले पैसा दे के जा। एंड लास्ट वन इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यानी कि ये वो धंधा है जो कि खत्म हो गया, अब मैं ये बोरिया बिस्तर बंद करके अब मैं निकल रहा हूँ, जैसे विजय माल्या अंकल निकल गए। विजय माल्या तो वैसे सारे में करीब करीब सारे में फॉल कर जाएंगे, पहले और तीसरे को छोड़ के। सो इन एनी केस 176 में वो धंधा वंदा बंद करके वो निकल गया। अब उस बंदे से क्या गवर्नमेंट उसके आगे पीछे इंग्लैंड घूमती रहेगी क्या कि भाई मेरे को पैसे दे, यहाँ पे भी भैया कि आज पैसा बंद कर रहा है, आज के आज पैसा दे और फिर निकल, इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे पीछे घूमते रहे। ठीक है, सो ये 5 केसेस है, आपको पता चल गया कि क्यों हम मांगते हैं और क्या क्या सीन है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। बाकी इसके आगे की क्लासेस 2 से 3 दिन में मैं अगली क्लास इस पे अपलोड करूँगा।